Hello students, this video is about collision, and the collision means the interaction between the two bodies such that the path and velocity of a body get affected due to second body is called collision. This statement means that if we have a two bodies like this, and this one body which is considered A moving with initial velocity u1 and this body B moving with velocity u2. After a certain interval of time, then these two bodies collide with each other and their path get affected due to second body. कोलिजन के बाद अगर जो हमारी बॉडी ए थी वो v वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और b बॉडी हमारी v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया कोलिजन के बाद और साथ में पाथ में भी चेंज आया। तो एक बॉडी दूसरी बॉडी की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट हो रही है, इंटरेक्शन के बाद उनके पाथ और उनकी वेलोसिटी में चेंज आना, दिस इज कॉल्ड कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। Now in physics it is not necessary to come in actual physical contact for collision. फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन के लिए कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में ही आए, क्योंकि वी नो दैट देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स में भी ड्यू टू विदाउट कॉन्टैक्ट जो पाथ है बॉडी का वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और हमने यहाँ पे कुछ निडल्स हमने थ्रू आउट कर दी हैं, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो मैग्नेटिक निडल होंगी वो इस तरीके से अपने आप अरेंज हो जाएंगी। इट मीन्स उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो कोलिजन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल कांटेक्ट होना ही चाहिए फिज़िक्स में, और जैसे कि दो निडल इस तरीके से कोलाइड करेंगी, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दो बॉडीज़ एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में ही हो कोलिजन के लिए, बट ओनली इन फिजिक्स। सो आफ्टर दैट द कोलिजन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि द कोलिजन इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, मतलब कोलिजन तो हो रहा है दो बॉडीज़ का, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उस सिस्टम की वो बिल्कुल कंजर्व्ड रहती है, मतलब ना इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। उस तरीके के कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। द लॉ ऑफ फॉलोइंग लॉज आर वैलिड इन इलास्टिक कोलिजन के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता है, टोटल मोमेंटम भी रिमेन्स कंजर्व्ड रहता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड रहेगी, एंड वी नो दैट P इज इक्वल्स टू mv, और मोमेंटम का एनर्जी के साथ भी रिलेशनशिप है, that is P is equals to 2me. So momentum is also conserved and energy is also conserved. Now the third one is total kinetic energy of the system also remains conserved and the force involved in collision are conservative in nature. Conservative in nature means वो फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर W1 इज इक्वल्स टू W2 और W3 तीनों ही वर्क डन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पाथ से कितना वर्क डन किया गया उस पर वो डिपेंड नहीं करते। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो डेली लाइफ के अंदर नो कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक and collision between two atomic particles or two ivory balls or glass balls are nearly elastic collision में ही consider किया जाता है। Now the second type of collision is inelastic collision. It is the reverse of elastic collision. It means that the collision in which total kinetic energy of the system does not remains conserved. इसके अंदर क्या है, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, मे बी वो इंक्रीज हो सकती है और मे बी वो डिक्रीज हो सकती है, लेकिन कंजर्व्ड नहीं होगी। इस तरीके के कोलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डेली लाइफ में हम जनरली इनइलास्टिक कोलिजन के ही केसेस को देखते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल डेली लाइफ कोलिजन्स आर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स। नाउ हेयर अ वर्ड अराइजेज दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, मीन्स अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जो कि मूव कर रही हैं अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ, लेट u1 एंड u2,
आफ्टर अ कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज कंबाइन होके एक ही बॉडी की तरह बिहेव करें, ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. Means the collision in which two bodies stick with each other after collision and moves as a single body is called perfectly inelastic collision. अगर इस केस में हम देखें तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है. सो इसी टॉपिक से रिलेटेड वी हैव अ डेरिवेशन called elastic collision between two bodies in one dimension. In this topic, the elastic collision between two bodies in one dimension, let we consider that two bodies A and B having masses m1 and n2. Let A body is moving with velocity u1 and B body is moving with velocity u2. ये तो केस है हमारे पास बिफोर कोलिजन, और इसमें ये भी कंडीशन है कि जो वेलोसिटी है A ऑब्जेक्ट की वो ग्रेटर है देन द B ऑब्जेक्ट. ड्यूरिंग अ कोलिजन हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी इन दोनों बॉडीज़ की m1 एंड m2. एंड आफ्टर द कोलिजन द सिचुएशन इज दिस वन कि जो बॉडी A है जिसका मास m1 है वो मूव करेगी v1 वेलोसिटी के साथ, और जो बॉडी B है जिसका मास m2 है वो मूव करेगी v2 वेलोसिटी के साथ. मीन्स आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी में चेंज आया है और साथ में पाथ में भी चेंज आया है. And here we consider that v2 velocity of second body is greater than v1. Means जहाँ पे before collision में हम क्या देख रहे थे कि velocity of first body is greater than second one. Now after collision velocity of second body is greater than first one. So this is the case of after collision. So अगर हम before collision की बात करें तो before collision जो हमारे पास relative velocity होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट इज u1 माइनस u2. रिलेटिव वेलोसिटी को हम लिखते कैसे हैं? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b. मीन्स u1 a की क्या है, a को हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं 1, तो मतलब u12 इस तरीके से लिखेंगे. और उस रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज मीन्स u1 माइनस u2. सो ये तो हो गया हमारे पास बिफोर कोलिजन के केस में. अगर आफ्टर कोलिजन हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन जो होगा दैट इज v2 माइनस में v1. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ separation after collision, relative velocity. And now according to law of conservation of kinetic energy, law of conservation of kinetic energy क्या कहता है कि energy neither be created or nor be destroyed, it may be transferred from one form to another, or we can say that it is conserved रहेगी. मतलब जो before collision kinetic energy होगी that is half mv square, half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equals to kinetic energy after the collision, that is half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So we can write this equation that is half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. हाफ इसमें दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. मीन्स ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट बॉडी के लिए और ये हो गया सेकेंड बॉडी के लिए. और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास दोनों में कॉमन ले लिया तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. एंड यू नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर इस आइडेंटिटी को हम खोलें तो वो होती है हमारी a प्लस बी a माइनस बी. मतलब m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2. इस तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन वो भी हमारे पास सेम होगा.
that is m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। और अगर मास हम दोनों साइड कॉमन ले लें तो m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस v1 is equals to m2 v2 minus u2. This is our second equation. Now divide equation first, डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, देन वी हैव u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, और यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकाल लें तो v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1 माइनस u2। ये हमारी पास थर्ड इक्वेशन आ गई। सो ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इसके बाद जो ये इक्वेशन आई है इसमें से हम इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। सो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, जो कि हमने ये कंसीडर करके चले थे, u1 माइनस u2 है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास आया दैट इज v2 माइनस v1। ये चीज़ इक्वेशन सेकेंड से प्रूव हो गई। इट मीन्स दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ से। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है, इसमें हम v2 की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन होगा दैट इज m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। सो अगर इसको हम ओपन करेंगे तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। So we can write it also as m1 u1 minus m2 u1 plus 2 m2 u2 is equals to m1 plus m2 into में v. So here we have v1 is equals to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into में u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई, मतलब हमारे पास यहाँ से v1 वेलोसिटी आ गई कि कितनी वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन ए बॉडी मूव कर रही है। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि v2 वेलोसिटी क्या होगी, मतलब सेकेंड जो बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन मूव कर रही है। सो पुटिंग इन थर्ड वी गेट दिस इक्वेशन को हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, v1 की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, u1 u2 हमारे पास गिवन है। सो हमारे पास v2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। सो अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इन वन डायमेंशन, जो बॉडी u1 और u2 स्पीड से मूव कर रही थी आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन उनकी स्पीड में चेंज आया, और कितना चेंज आया, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है ये हमने इस डेरिवेशन से कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव सम स्पेशल केसेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज, दैट इज इफ द टू बॉडीज या इफ द टू कोलाइड बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर हो, मतलब m1 m2 दोनों बराबर हो, जिसको हम m कंसीडर करके चल लें, तो उस केस में क्या होगा, v1 के अंदर जो v1 जो फॉर्मूला हमारे पास आया है उसमें m1 m2 की जगह m पुट करना है हमें। देन वी हैव v1 इज इक्वल्स टू m1, यहाँ पे m लिखोगे m माइनस m जीरो हो गया, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, m माइनस m यहाँ पे फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, एंड m1 माइनस m इंटू में u1 अपॉन m प्लस m प्लस 2m u2 अपॉन में m प्लस m। ये तो हमारे पास v1 के लिए इक्वेशन आ जाएगी, एंड v2 के लिए आप इसमें सेम m पुट करोगे m1 m2 की जगह, देन यू हैव 2m v1 अपॉन में 2m।
ये कब कंसीडर किया, जब हमने v1 को u2 के इक्वल माना है और v2 को हमने u1 के इक्वल माना है, और जब दोनों बॉडीज़ का मास सेम है, इट मीन्स मास को हमने m के बराबर मान लिया। उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ आएंगी दैट इज़ दिस वन। नाउ द सेकेंड केस इज़ व्हेन द बॉडी b इज़ एट रेस्ट। अगर a बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी u के साथ, b बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, इट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो ज़ीरो हो गई। तो जो हमने v1 v2 की इक्वेशन फाइंड आउट करी है उसके अंदर हमें u2 की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है। देन वी हैव v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड v2 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। कुछ और स्पेशल केसेस है, लाइक इफ़ द बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस। अगर बॉडी इक्वल मास की है और साथ में इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की ज़ीरो है, उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल्स टू 2m u1 अपॉन में 2m। 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स दैट v2 इज इक्वल्स टू u1। एंड हेयर इज 100% ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स मैक्सिमम ट्रांसफर होगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ही मिनिमम होगा। नाउ द सेकेंड केस इज इफ बॉडी बी इज हेवियर देन बॉडी ए। अगर मास सेकेंड बॉडी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बॉडी और u2 इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की ज़ीरो है, तो उस केस में m1 माइनस m2 माइनस m1 इज़ नियरली इक्वल्स टू, हम m2 के बराबर मान सकते हैं क्योंकि सेकेंड बॉडी का मास ज़्यादा है, फर्स्ट बॉडी का कम है। नेगलेक्ट कर देंगे तो m2 के बराबर मान सकते हैं। सिमिलरली m1 प्लस m2 में भी, इस केस में भी m2 बॉडी का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, तो इन दोनों ही केसेस में अगर हम m2 के बराबर मास मान लें और इनकी वैल्यूज़ को v1 और v2 की इक्वेशन में पुट कर दें, देन वी हैव v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 u1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू, जो कि u1 की इक्वेशन है, माइनस u1 के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बॉडी रीबाउंड्स, इट मीन्स दैट बॉडी रीबाउंड कर रही है, मतलब उल्टी जा रही है, क्योंकि नेगेटिव में आ गई ना, इट मीन्स उसका जो पाथ है वो रिवर्स हो गया। एंड द v2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स हैवियर बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट, मतलब जो हैवी बॉडी है वो अपनी स्टेट में ऐसे ही रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। सो हेयर वी कंक्लूड दैट कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ हाफ mv² इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और मोमेंटम जो है p इज इक्वल्स टू mv is a vector quantity. So kinetic energy is a scalar quantity and momentum is a vector quantity. So this is all about elastic collision between two bodies in one dimension and the various types of collisions.